अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अलग अलग रीजन में, अलग अलग रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलग अलग रीजनल आइडेंटिटीज जो हैं इमर्ज होने लगी थी। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप क्विक रिप्लाईज चाहते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के सीरीज भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और उन सब के पीडीएफ भी आपको यहीं शेयर कर दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी जो है इट इज़ अबाउट द मेडिवल इंडिया। तो अगर आप देखते हैं हमने क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात किया था, अब हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो ब्रीफ टाइमलाइन है वो आप यहाँ से देख सकते हो। 5 लाख साल से लेके 700 एडी तक होता है एंशिएंट पीरियड, 700 एडी से लेके 1000 एडी अर्ली मेडिवल पीरियड, 1000 एडी से 1857 लेट मेडिवल पीरियड और 1857 ऑनवर्ड्स हम मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो अब तक के जितने भी चैप्टर्स हैं आप उसमें पढ़ चुके हैं। अब तक भी हमने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ा। तो अब तक हम जो है 17-18 सेंचुरी की तरफ पहुंच गए थे और हम बात कर रहे थे कुछ लास्ट चैप्टर्स में हम क्या देख रहे हैं, उस चैप्टर्स में हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके की बिल्डिंग और आर्किटेक्ट वहाँ पे थे, किस तरीके का रिलीजन के फॉर्म में भक्ति मूवमेंट क्या था, सूफी मूवमेंट क्या था, इससे पहले आपने देखा किस तरीके का अलग अलग जो था ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो प्रोमिनेंट हुए थे। ये सारी चीज़ें हम बाद में इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, अलग अलग चैप्टर्स में। इस चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो रीजन्स थे अलग अलग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लैंग्वेज के बेसिस पे, डांस के बेसिस पे, किसी आर्ट फॉर्म के बेसिस पे किस तरीके से अलग अलग तरीके के रीजन जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए थे। तो वो रीजनल आइडेंटिटीज जो थी वो प्रोमिनेंट हो गई थी। मतलब नेशन एज अ होल या सब कॉन्टिनेंट एज अ होल नहीं देख रहे थे हम रीजन स्पेसिफिक हो गए थे कि अगर हम हरियाणा में बात करते हैं या तो हम हरियाणवी हैं और हरियाणा हमारा वो है, या हम बंगाली में बात करते हैं तो बंगाल है। तो हम उस चीज़ के अंदर ज़्यादा प्राइड लेने लग गए थे। हमसे मेरा मतलब है द पीपल ऑफ दैट टाइम पीरियड। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में ये भी एक चैप्टर जो है आपको एक समराइज कर रहा है उस टाइम की सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ओवरव्यू देखेंगे हम, इंट्रोडक्शन देखेंगे, कनेक्टिंग द लैंग्वेज एंड रीजन्स, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर्स, राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म, ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग इसको स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कॉमन वे में लोगों को डिस्क्राइब करने की बेसिस की बात करते हैं रीजन के बेसिस पर, तो सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? सबसे पहला फैक्टर आता है लैंग्वेज। सबसे पहले जो रीजनल आइडेंटिटी क्रिएट करती है या रीजन्स में डिवाइड करती है अगर कोई एक फैक्टर, तो वो होती है हमारी लैंग्वेज। कोई और फैक्टर नहीं होता, रिलीजन भी नहीं होता। इनफैक्ट लैंग्वेज जो होती है इट्स अ कॉमन फैक्टर। आप देखेंगे कभी भी आप किसी भी रीजन के लोग से मिलेंगे, उसका रिलीजन चाहे कोई भी हो, रिलीजन के बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई उतना नहीं करेंगे जितना आप उसे लैंग्वेज के बेसिस पे करते हैं कि वो आपके जैसी लैंग्वेज बोल सकता है। तो फर्स्ट फैक्टर एंड दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो कि लोगों को रीजनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, रीजन्स को वो खुद की आइडेंटिटी देता है, दैट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज वो पहला फैक्टर है। जो people of particular region are quite often associate with kind of food, cloth, poetry, dance, painting, ये सारी चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, लेकिन सबसे पहले करते हैं लैंग्वेज से। भाई जो पीपल, अगर हम बात करते हैं मलयालम, तो मलयालम क्या है? मलयालम वो लैंग्वेज है जिसको कौन से लोग बोलते हैं? जो केरला में रहते हैं, हमें पता है। उड़िया अगर बोली जा रही है तो हमें पता है कि भाई वो उड़ीसा में रहते हैं। बंगाली बोल रहे हैं तो हमें पता है वो बंगाल में रहते हैं। तो इस तरीके से हमें पता होता है। तो अगर हम लैंग्वेज के साथ रीजन को कनेक्ट कर देते हैं, लैंग्वेज और रीजन का कनेक्ट अगर हम देखते हैं, तो अगर हम केरला में देखते हैं तो केरला के अंदर क्या बोली जाती है? मलयाली लैंग्वेज बोली जाती है। चेराज जो थे केरला के चेराज जो उनके किंग थे, उन्होंने 9th सेंचुरी में सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुला में अपना राज जमाया, उसको केरला कहते हैं। सो इट इज़ लाइक दैट मलयालम इज स्पोकन इन दिस रीजन। तो मलयालम उस लैंग्वेज जो है वो उस रीजन में बोली जाती थी। तो वहाँ पे जो चेराज का जो रूल था उसके पूरे एरिया के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है? मलयालम लैंग्वेज बोली जा रही है। ओके, द रूलर्स हेयर इंट्रोड्यूस रीजनल लैंग्वेज इन देयर इंस्क्रिप्शन। आपको यहाँ पे एक खास बात देखने को मिलेगी कि वहाँ के जो रूलर्स थे, जो उस टाइम के रूलर्स थे, उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन थी, इंस्क्रिप्शन जो कि पब्लिक के लिए लिखवाई जाती हैं, उसको भी उन्होंने रीजनल लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया था। पहली बार जो हुआ था रीजनल लैंग्वेज को सब कॉन्टिनेंट में रिकॉर्ड्स करने के लिए यूज़ किया जा रहा था।
ओके। और अगर आप देखते हैं तो हाँ, केरला में आपको इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी जो मलयालम में लिखी हुई है। देखिए ये उसका एग्जाम्पल है। अगर आप बात करते हैं कि ये क्या लिखा गया था, देखो मलयाली जो है ना, अल्टीमेटली ये सब लोग संस्कृत से इंस्पायर जरूर हो रहे थे क्योंकि संस्कृत आ चुकी थी उस टाइम पे। दे वर इंस्पायर्ड बाय संस्कृत एंड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम संस्कृत एपिक। जो उनके एपिक्स थे, रामायण महाभारत थे, उससे स्टोरीज बोरो की जा रही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, मलयालम में उसको लिख दिया। लीलातिलकम जो है 14th सेंचुरी में ग्रामर की बुक को बोला जा रहा है, जिसको लिखा गया था मलयालम में। तो फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम जो था 12th सेंचुरी में लिखा गया था उस टाइम पे। तो ये बात की जा रही है कि अब आप देख सकते हैं कि रीजन्स जो थे वो उस जगह टाइम के, एक राजा है चेरा, वहाँ पे जो चेरा किंगडम है, मतलब वहाँ पे कौन सी किंगडम है वो, जहाँ पे लैंग्वेज बोली जा रही है मलयाली, तो वो पूरी मलयाली भाषी क्षेत्र में एग्जाम्पल दिया गया है। फिर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर्स। रीजनल कल्चर्स भी डेवलप हो रहे थे। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है जगन्नाथ कल्ट। तो जगन्नाथ कल्ट कैसे डेवलप हुआ? जगन्नाथ कल्ट वहाँ पे डेवलप होता है जहाँ पे भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर है, पुरी में। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? जगन्नाथ कल्ट एट पुरी, उड़ीसा। 12 सेंचुरी थी, जो 12th सेंचुरी थी, तो उसमें अनंता वर्मा जो रूलर थे उस टाइम के, उन्होंने मतलब जगन्नाथपुरी में टेम्पल बनवाते हैं। और दूसरे किंग वो, इस टेम्पल में होता क्या है, बाकी सारे फैक्ट्स आप पढ़ लेंगे। इस टेम्पल में आप देख सकते हैं, ये देखिए आइकॉन, 3 आइकॉन है। एक बाल भद्र है, ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं आपको, कहाँ है पेन मेरा, सॉरी, ये देखिए, ये बाल भद्र हैं, ये सुभद्रा है और ये जगन्नाथ है। मतलब ये पूरा फैमिली उनका दिखाई दे रहा है। ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी है। तो जब भी वो एक मंथ आता है जिसमें पूरी टेम्पल में रथ यात्रा निकलती है, तो जो भी कॉन्कर करता था उड़ीसा को, तो वो फील करता था कि दे कंट्रोल द टेम्पल। तो रथ यात्रा जो निकलती है उसमें क्या होता था, फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स, रथ निकाले जाते थे, सेलिब्रेटेड इन 3rd मंथ ऑफ ओडिया कैलेंडर। इसमें क्या होता था, बहुत सारे लोगों की क्राउड गैदर हो जाएगी और जो भगवान है उनके, 3 जो भगवान है उनको बाहर निकाला जाएगा, brought out of the temple and are taken to Gundicha temple and return to temple. During the return journey, the deities stop at the Mausima temple. After a stay of 7 days, they return to main temple. मतलब उसमें होता क्या है, जो जगन्नाथपुरी में जो यात्रा निकाली जाती थी, उनके 3 जो भगवान होते हैं वो तीनों बाहर आते हैं, वो यात्रा करते हैं, दूसरे टेम्पल में जाते हैं, 7 दिन वहाँ रुकते हैं, फिर वापस से अपने टेम्पल में आते हैं। तो भगवान की ये पूरी यात्रा निकाली जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा ये क्या है, जगन्नाथ कल्ट बन गया। वहाँ पे जगन्नाथपुरी वाले जो गॉड हैं उनके हिसाब से, मतलब उन्हीं को डिवोटीज जो है उनके, उन्होंने वो वहाँ पे अच्छे से ट्रेडिशन बना लिया। फिर एक और ट्रेडिशन उस टाइम पे हमको देखने के लिए मिलता है, राजपूत। मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि राजपूत वहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत से पहले वाले जो पीरियड था उस टाइम के आसपास। तो क्या होता है, राजपूत जो होते हैं, राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। राजपूत के बारे में क्या बोला जा रहा था कि राजपूत वो कैटेगरी, क्लास ऑफ पीपल थे जो कि बहुत ज़्यादा वॉरफेयर में बिलीव करते थे और बहुत उनकी जो मॉरल वैल्यूज थी वो बहुत हाई थी, सच बोलेंगे और वेलर, ये सब देख करते थे वो। सो द सो कॉल्ड राजस्थान टुडे वाज आल्सो कॉल्ड राजपूताना इन 19th सेंचुरी। राजस्थान को राजपूताना के नाम से ही जाना जाता था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे राजपूत जो राजा हैं वो हुए हैं। तो वहाँ के जो राजा थे, देयर वर मेनी अदर पीपल लिविंग इन राजस्थान एंड द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय राजपूत। जो राजपूत जो है उन्होंने जो राजस्थान का जो कल्चर आपको देखने को मिलता है उसके अंदर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। तो 8th सेंचुरी से मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान वॉज रूल्ड बाय राजपूत। तो राजपूत वहाँ पे रूल करते थे, तो राजपूत का एक पूरा कल्चर है वहाँ पर। तो वहाँ पे राजपूत कल्चर में जो होता था, दे वर ब्रेव एंड प्रेफर टू चूज टू डाई रादर देन फेस डिफीट। तो मतलब राजपूतों के बीच में ये था कि भाई वो हार के नहीं आएंगे, वो मर जाना पसंद करते थे लेकिन हारना पसंद नहीं करते थे। तो जो वुमेन थी, वुमेन वर डिपिक्टेड एज फॉलोइंग टू देयर हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ। तो राजस्थान में आपको एक कल्चर देखने को मिलेगा सती प्रथा का। मतलब ये माना जाता था कि अगर जब तक उनका हस्बैंड जिंदा है वुमेन का, वो उसके साथ रहेगी, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो शी विल ऑल्सो डाई, दैट इज कॉल्ड सती प्रैक्टिस। अगर वो मरती थी, जब उनके हस्बैंड मरते थे, तो साथ में जो वाइफ है उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। तो ये जो था, ये एलीट राजपूत जो हैं वो फॉलो किया करते थे मेडिवल इरा में। द प्रैक्टिस इन्वॉल्व इज इमोलेशन ऑफ विडो वाइफ ऑन द फ्यूनरल पायर। जो उसकी चिता होती थी उसी के ऊपर जला दिया जाता था। बहुत सारी बार ये विलिंगली होता था, बहुत सारी बार ये नॉन विलिंगली होता था।
हर केस में ऐसा नहीं होता था कि एवरी वुमेन वांट्स टू बर्न हर सेल्फ इन दैट फायर, लेकिन मॉरल प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया जाता था, अगर वो नहीं मरेगी, मान लीजिए रिफ्यूज़ भी कर देते, तो उसकी जो सिचुएशन होगी वो मरने से भी ख़राब होती है, तो वो मर जाना प्रेफर करती थी। तो मतलब ये एक बहुत कस्टम रिचुअल बना के रखा था। तो बहुत सारे जब अंग्रेज़ भी आते हैं, सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय, उसने भी स्ट्रांगली अपोज किया था, मुगल्स ने भी इसको अपोज किया था, और उसके बाद बंगाल सती एक्ट भी आया था। ओके, आप ये हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ रहे थे हम राजपूत के बारे में पढ़ रहे थे। तो राजस्थान का जो कल्चर है उसको राजपूत कल्चर के की वजह से ही वो सारा आता है। तो उसी में से एक जो उसका नेगेटिव था वो था सती प्रथा। ठीक है, तो इसके लिए बाद में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। इस मैप में आप देख सकते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो उस टाइम पे प्रोमिनेंस में रहे, दैट यू कैन टोटली रीड। और फिर अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने क्या बात किया, हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, हम एक मंदिर के बारे में, भगवान के कल्चर के बारे में बात की हमने एक जो रूलिंग क्लास है वो जो फॉलो करती है मॉरल वैल्यूज़, उसके कल्चर के बारे में बात की, जिसमें कि आपको पूरा राजस्थान देखने को मिलेगा। भगवान के नाम पे आप देखेंगे तो जगन्नाथपुरी देखने को मिलेगा, लैंग्वेज के नाम पे देखेंगे तो मलयाली मिलेगा, बंगाल मिलेगा। तीसरा और क्या फैक्टर था, इवोल्यूशन ऑफ कथक एज अ क्लासिकल डांस। कथक जो है एक क्लासिकल डांस के रूप में मेडिवल पीरियड में उभर के आता है। कथक जो था वो एसोसिएटेड था नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया से। तो कथक का जो वर्ड है इसका मतलब कथा से आता है। तो कथक में आप देखेंगे कि कोई स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता है डांस के फॉर्म में, इमोशंस के फॉर्म में। ओके, ओरिजिनली कथक वाज अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स। जो स्टोरी टेलर्स होते थे उनकी क्लास को कथक वाले, जो कथक उसी में प्रैक्टिस किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्रोमिनेंस में आ गया। दे बिकम प्रोमिनेंट विद द भक्ति मूवमेंट इन 15 एंड 16 सेंचुरी में वो प्रोमिनेंस में आ जाते हैं। राधा कृष्ण की स्टोरीज वहाँ पे सुनाई जाती हैं कथक में, कथक डांस के फॉर्म में। कंबाइंड फ्रॉक डांस और रास लीला जो है, ये सारा जो है कथक के फॉर्म में ये डांस दिखाया जाता है। कथक कहाँ कहाँ पे फेमस था, यूपी वाले पूरे रीजन में और राजस्थान वाले रीजन में बहुत फेमस था। तो कथक जो है एक्वायर इट्स प्रेजेंट फीचर अंडर द मुगल्स एंड डेवलप्ड इनटू अ डांस फॉर्म। जब मुगल्स आते हैं, मेडिवल पीरियड की बात हो रही है, उससे पहले कथक स्टार्ट हो जाता है। तो जब मुगल्स आते हैं तो उन्होंने, मैंने बताया, हमने पढ़ा था कि मुगल्स जो थे आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइज करते थे, जो आर्टिस्ट को और जो कल्चरिस्ट थे उनको। तो वो क्या करते हैं, मुगल जो पीरियड जब शुरू होता है तो कथक के जो डांसर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस मिलती है। तो सब्सिक्वेंटली डेवलप इनटू 2 ट्रेडिशन और घराना, एक राजस्थान की साइड चले गए और एक लखनऊ में रहे। तो एक वाजिद अली शाह जो हैं वो अवध के जो नवाब थे, उनके टाइम पे एक अलग ही आर्ट फॉर्म के फॉर्म में जो है कथक आ जाता है सामने। 19वीं सेंचुरी में इट एंट्रेंच्ड एज अ मेजर डांस फॉर्म एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ राजस्थान एंड लखनऊ। तो राजस्थान और लखनऊ को अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी डांस फॉर्म के रूप में एस्टैब्लिश होता है। लेटर ऑन जब भारत आज़ाद हो जाता है तो आप देखेंगे कि कथक जो है हमारी क्लासिकल डांस में शामिल किया जाता है। 6 क्लासिकल डांस के में है हमारे 6 अगर क्लासिकल डांस है तो उसमें से एक कथक है। कौन कौन से हमारे क्लासिकल डांस, बाकी के भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरला का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मणिपुरी मणिपुर का। ठीक है, तो ये सारे और डांस फॉर्म है जो कि हमारे क्लासिकल डांस हैं। तो ये था, फिर आपने देखा क्या डेवलप हुआ, क्लासिकल डांस फॉर्म के रूप में कथक डेवलप हुआ उस टाइम पर। नेक्स्ट फिर हम क्या देखेंगे, पेंटिंग्स डेवलप हो रही हैं उस टाइम पे, मिनिएचर पेंटिंग्स डेवलप होती हैं, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप होता है। 2 स्टाइल डेवलप होते हैं, मुगल का जो स्टाइल होता है और एक कांगड़ा का स्टाइल होता है। ये देखिए, कोटा वाला स्टाइल होता है, एक राजस्थान वाला राजपूत मिनिएचर पेंटिंग होती है और एक दूसरा कांगड़ा वाला स्टाइल होता है, पहाड़ी स्टाइल और ये स्टाइल राजपूत स्टाइल। तो 2 तरीके से वो होती है। हमने क्या पढ़ा था, मिनिएचर पेंटिंग क्यों बन रही है, हमने देखा था कि मेडिवल इंडिया की जब शुरुआत होती है तो पेपर की शुरुआत हो जाती है। चाइना पेपर पहले डिस्कवर कर लेता है, धीरे धीरे क्योंकि बहुत सारे जो वॉयज में जो लोग आते हैं इधर से उधर, जो ट्रैवलर्स होते हैं वो अपने साथ पेपर भी लेकर आते हैं, पेपर बनाने की टेक्निक भी लेकर आते हैं, तो फिर इंडिया में भी पेपर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्योंकि पेपर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया बाकी की किताबों को। तो जब वो कोई स्टोरी को कॉपी करते हैं या किसी और, कॉपी भी नहीं करते, कंपोज भी करते हैं, अगर आर्टिस्ट भी रहते थे उस टाइम पर, तो जो भी कंपोजिशन दिख जाती है तो उसको एक पिक्टोग्राफिक फॉर्म में उस किताबों के अंदर बनाया जाता है। तब आती है मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल, मतलब छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाए जा रहे हैं जो कि बुक की फॉर्म में हम रख सकते हैं, राइट। तो एज द नेम सजेस्ट, मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, स्मॉल साइज पेंटिंग होती है और डन इन वाटर कलर्स ऑन क्लोथ या पेपर के ऊपर करी जा रही है वो। तो अर्लियर मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स, पहले पाम लीव्स पे और या फिर वुड पे बनाते थे, लेटर ऑन किस पे बनाना शुरू कर दिया, कपड़े पे या पेपर पे। तो मुगल एम्परर्स जो है उन्होंने पेट्रोनाइज किया इन पेंटिंग्स को भी। तो आप देखेंगे मुगल्स जब आए थे उन्होंने कितना कुछ पेट्रोनाइज किया, उन्होंने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनवाए, उन्होंने अच्छी अच्छी मतलब पेंटिंग्स, डांस फॉर्म
और सूफी सेंट्स, मतलब रिलीजन को भी पेट्रोनाइज किया, किसी भी रिलीजियस भी टॉलरेंस थी उनके अंदर, अर्ली वाले जितने भी मुगल्स थे। तो आप देख सकते हैं इसीलिए वो इतना एक्सपैंड कर पाए, क्योंकि उनके अगेंस्ट में लोग नहीं खड़े होते थे। अगर सारी जनता खुश रहेगी, उसके राइट्स को कोई कुचलेगा नहीं, उनको जो चीज़ चाहिए वो मिलती रहेगी, तो आप उस शासन में जीना पसंद करेंगे ना। अगर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है वो रूलिंग जो किंगडम है, तो आप उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं, राइट। तो जो मिनिएचर पेंटिंग थे, पेंटेड इन ब्राइट कलर्स एंड पोर्ट्रेट द कोर्ट सीन्स, सीन ऑफ बैटल्स, हंटिंग, ये सारी सीन्स उसमें बनाए जाते थे पेंटिंग्स में। जैसे जैसे मुगल्स डिक्लाइन होते हैं तो ये जो आर्ट फॉर्म है मूव्ड इनटू डिफरेंट कोर्ट्स एंड मुगल आर्टिस्ट टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ राजपूत एंड दक्कन। तो ये मुगल्स के डिक्लाइन होने के बाद ये उधर चला जाता है, राजपूत की साइड पे चला जाता है, और एक कहाँ पे चला जाता है, कांगड़ा की तरफ चला जाता है। अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड द मिनिएचर पेंटिंग वॉज हिमालयन फुट हिल्स। तो वहाँ पे हमें कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग देखने को मिलता है। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में क्या होता है, इंस्पिरेशन कहाँ से है, वैष्णवाइट ट्रेडिशन से। हमने पढ़ा था शिवाइट और वैष्णवाइट दो कल बन गए थे, ओके। तो ये दो तरीके के पेंटिंग स्टाइल आपको देखने को मिलेंगे। एक ये वाला राजपूत स्टाइल है, ये देखिए किस तरीके के कलर्स यूज हो रहे हैं, कैसी पेंटिंग्स बना रहे हैं। ये कृष्णा राधा की पेंटिंग पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा स्टाइल है। तो अगर आप दोनों को माइन्यूटली और भी पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे, जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ाऊंगी, जब हमारी वो वाली सीरीज चलेगी जिसमें हम आर्ट और कल्चर डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको सारे पेंटिंग्स के माइन्यूट डिफरेंस बताऊंगी, ताकि आपको देख के पता चल जाएगा। अगर हम उस पेंटिंग को बस एक बार देखेंगे, थोड़ी देर उसके बारे में फीचर्स को जानेंगे, उसके बाद आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको उसके सारे फीचर्स जो हैं आपके हेड में खुद स्टिक करेंगे। तो अगर कोई सवाल आता है तो आप बता पाएंगे, ओके। फिर हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ बंगाली। तो बंगाली क्या है, बंगाली जो लैंग्वेज थी वो किससे डिराइव हुई थी, संस्कृत से ही डिराइव हुई थी, ऐसा माना जाता है। हाउएवर अर्लियर टेक्स्ट सजेस्ट दैट द बंगालीज डिड नॉट स्पीक बंगाली। वो कहते हैं बंगालीज जो थे वो बंगाली नहीं बोलते थे, उससे पहले कुछ और बोलते थे। जो बंगाल और अवध की जो टाइज हैं ड्यूरिंग 4th and 3rd सेंचुरी माइट बी द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। तो बंगाली के ऊपर आपको संस्कृत का इन्फ्लुएंस भी मिलता है। तो 7th सेंचुरी में जो चाइनीज ट्रेवलर हुआनजांग, वो ऑब्जर्व करते हैं कि द लैंग्वेज वॉज रिलेटेड टू संस्कृत वर यूज्ड ऑल ओवर बंगाल। तो काफ़ी संस्कृत का उसके अंदर इन्फ्लुएंस था। तो ऑल्दो बंगाली इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत, इट इज पास थ्रू द सेवरल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। बहुत सारा इवोल्यूशन होता है, वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स जो होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज से बंगाली लैंग्वेज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिए जाते हैं, ओके। तो बंगाली ऑल्दो संस्कृत से डिराइव हुई थी, तो लेकिन उसकी वजह से बंगाली के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज के लेटर ऑन जो है बंगाली में बहुत सारे लैंग्वेज के वर्ड्स आ जाते हैं। तो बंगाली लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो संस्कृत से इन्फ्लुएंस है, इंडेप्टेड टू संस्कृत, दूसरा उससे इंडिपेंडेंट है। एक संस्कृत के मिलता जुलता लिटरेचर मिलेगा आपको, और एक दूसरा संस्कृत से बिल्कुल इन्फ्लुएंस हुआ हुआ लिटरेचर मिलेगा, जो इन्फ्लुएंस नहीं है वो लिटरेचर मिलेगा। और अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो फूड जो था बंगालीज का, देखिए ये यहाँ पे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलेगी। बंगालीज जो होते हैं वो फिश खाते हैं, वहाँ का फिश कल्चर है, राइस और फिश कल्चर। तो वहाँ का जो गरीब से भी गरीब इंसान होगा उसके वो भी फिश अफोर्ड कर सकता है। क्यों ऐसा हो पाता है, क्योंकि मोस्टली रिवर्स हैं आसपास में, तो वो रिवर्स से फिश कैच कर लेता है और खा सकता है। सबसे खास बात जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ब्राह्मणिज्म के बारे में क्या बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम बंगाल सारी जगह पे क्या बोला जाता है कि ब्राह्मण्स जो होते हैं वो मीट नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, राइट। यही बोला जाता है कि वो वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन अगर आप बंगाल के केस में देखेंगे, खुद पुराणों में लिखा गया है कि जो बंगाल वाले जो ब्राह्मण हैं, बंगाली ब्राह्मण्स, उनको अलाउड है फिश खाना। तो आप ये बताइए कौन लिख रहा था पुराण, सोचिएगा इस बारे में, सिर्फ सोचना है आपको, ओके। अपने आप से आप सोच सकते हैं कौन पुराण लिख रहा था, किसने ये बात लिखी कि भाई जो है ब्राह्मण्स जो हैं फिश खा सकते हैं बंगाल के। अब अगर आप जीव हत्या अगर पाप है तो फिश हत्या भी पाप है, फिश भी उतना ही इक्वल जीव है, तो उसकी हत्या भी पाप होना चाहिए, तो उसको खाने से भी पाप ही लगना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन से, ये टॉपिक ऑफ आपका फूड फॉर थॉट है, तो आप ये सोच लीजिएगा। बट लेकिन ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है बंगाल के, लिखा भी नहीं हुआ, आप बंगाल जाके देख सकते हैं। और जो मेरे बंगाली स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं उनको पता है, वहाँ के जितने भी ब्राह्मण्स होंगे वो सब भी फिश खाएंगे, क्योंकि फिश को वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन माना ही नहीं जाता, उसको वेजिटेरियन ही माना जाता है, इसीलिए क्योंकि वो ब्राह्मण्स खा रहे हैं, ओके। ओके, एनीवेज थोड़ा फनी है, आई एम सॉरी। ठीक है, फिर और क्या डेवलप होता है वहाँ पे, बंगाल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे टेम्पल्स डेवलप होते हैं और पीर्स डेवलप होते हैं। पीर कौन थे, पीर जो थे वो एक कम्युनिटी थी, एक्टेड at this time to assure them these leaders were often called as peers, they were ascribed with supernatural powers। जो peers थे उनके पास supernatural powers होती थी,
ऐसा माना जाता था। तो बंगाल के अंदर टेम्पल्स बनते हैं उस टाइम पे 16th सेंचुरी में। पीपल फ्रॉम वेस्ट माइग्रेटेड टू साउथ ईस्ट बंगाल। दीज माइग्रेटेड पीपल वर मोस्टली ट्राइबल्स। जो ट्राइबल्स थे वो और साउथ ईस्ट में मूव कर जाते हैं। वहाँ पे अलग अलग टेम्पल का कल्चर डेवलप होता है। जो बंगाल के टेम्पल है ना वो बाकी के टेम्पल से थोड़े से अलग थे। क्यों, ये देखिए, डबल रूफ्ड हट, ये थैचेड हट बनाई जाती थी। देखिए इसकी इस तरीके से 4 रूफ टेम्पल बनाए जाते थे। ये देखिए टेम्पल के अंदर ये टेराकोटा का डिज़ाइन बना था। टेराकोटा का मतलब मिट्टी से, इस तरीके से मिट्टी के डिज़ाइंस बनाए जाते थे। तो बंगाल के टेम्पल का एक अलग स्टाइल है। तो हम जब आर्ट एंड आर्किटेक्ट पढ़ेंगे तो जब हम टेम्पल्स को कंपेयर करेंगे तो हम बंगाल के टेम्पल्स को भी लेंगे आगे। अभी क्योंकि हम क्लास 7 NCERT पढ़ रहे हैं तो हम उसमें जो है एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या उस टाइम पे हो रहा था। तो अब हम बात कर चुके हैं बंगाल के बारे में। तो बंगाली जो है उसमें बहुत सारा संस्कृत का इन्फ्लुएंस है। 2 तरीके के आपको वहाँ पे लिटरेचर देखने को मिलते हैं। एक बंगाली, ऐसा बंगाली लिटरेचर जो संस्कृत से इन्फ्लुएंस है, दूसरा जो नहीं है। टेम्पल का स्टाइल आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। बंगाल में फिश और राइस कल्चर है। अगर हम अब बात करते हैं यूरोप में उस टाइम पे क्या हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में ये सब हो रहा है 18th सेंचुरी के आसपास, तो यूरोप में क्या हो रहा था? यूरोप में भी ऐसा हो रहा था। जो वहाँ के जो लोग थे एक एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर रहे थे। 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व एज मेंबर ऑफ कम्युनिटी दैट स्पोक अ कॉमन लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे। 19th सेंचुरी में रोमानिया स्कूल जो है, टेक्स्ट बुक बिगेन टू रिटर्न इन रोमानिया इंस्टेड ऑफ लैटिन। लैटिन को छोड़ के उन्होंने अपनी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें अपनी किताबों को लिखना शुरू कर दिया था। सिमिलर डेवलपमेंट क्रिएटेड कॉन्शियसनेस अमंग पीपल दैट लिंग्विस्टिक कम्युनिटी वाज अ सेपरेट नेशन। तो मतलब उनके अंदर ये फीलिंग आने लग गई थी कि जो लोग एक लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा बॉन्डेड लोग हैं। सो दिस वाज स्ट्रेंथन बाय मूवमेंट फॉर इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन इन लेट 19th सेंचुरी। अगर आप, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि ये जो मूवमेंट है किस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन होता है, किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है उस टाइम पर, हम उसकी बात करेंगे। सो दैट्स इट। ये चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। इसमें सिर्फ आपको इतना ही समझना था कि किस तरीके से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कारण की वजह से रीजनल आइडेंटिटीज़ डेवलप होती हैं। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा कारण था। फिर हमने देखा कि किस तरीके से फूड हैबिट लोगों की एक तरीके की हैं। बंगाल के केस में हमने बात किया। जगन्नाथपुरी के केस में हमने बात किया कि एक जो भगवान है उसका कल्ट चलता है पूरा वहाँ पे, उस तरीके के लोगों को देखने को मिलता है। राजस्थान की हमने बात की कि वहाँ पे राजपूताना पूरा स्टाइल है, वहाँ के लाइफ स्टाइल और पूरा कंडक्ट जो है उनका पूरा राजपूताना है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ों को देखा। तो ये सारे डेवलपमेंट भी मेडिवल इंडिया में हो रहे थे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में समझने का बस इतना ही था, ज़्यादा कोई चीज़ें इसमें नहीं थी जिससे कि मैं आपको स्टार लगा के बताऊँ कि ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। बट क्योंकि NCERT में चैप्टर दिया है, क्लास 7 NCERT है, तो इतना समझना आपको हेड में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें सीनियर क्लासेस में जब हम एडवांस कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड ही जो एडवांस चीज़ों को पढ़ेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।